स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टडी करेंगे। चैप्टर हमारा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और इसमें हम MCQ क्वेश्चन की स्टडी करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, विच कंपाउंड इज जीरो वैलेंट मेटल कॉम्प्लेक्स। हमारे पास ये जो 4 ऑप्शन हैं, इसमें हमको एक ऐसा कॉम्प्लेक्स देखना है जिसमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ऑप्शन आपके सामने है CuNH3 4SO4, PtNH3 twice Cl2, NiCO होल 4, K3FeCN6। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर हम बताते हैं आपको। ये देखिए, यहाँ पर इसका आंसर है NiCO का होल 4। अब ये आंसर NiCO का होल 4 कैसे है? मैं अगर आपसे कहूँ कि यहाँ पर CO एक न्यूट्रल लिगेंड है और इसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा 0, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ये C। ठीक, अब मैं इसको है ना आपके लिए सॉल्व भी कर देता हूँ। ये देखिए, हमको इसको प्रूव करना है कि ये ऑप्शन है कि नहीं। आप जानते हैं यहाँ पर CO कार्बोनाइल लिगेंड है और ये एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि हम यहाँ पर निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए आप देखिए, यहाँ पर Na लिख दो, CO का होल 4 लिख दो। आप देख सकते हैं ऊपर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, आफ्टर द इक्वल टू 0। अब CO4 को हम लिख देंगे 4CO। आपको पता है CO न्यूट्रल लिगेंड है, ये देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है 0। आपने यहाँ 0 पुट कर दिया, तो जब 4 से 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल क्या आएगा 0। और ये देखिए निकिल की यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गई 0। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, इसका बिल्कुल क्लियर हो गया कि यहाँ पर 0 वैलेंट मेटल कॉम्प्लेक्स कौन है, NiCO का होल 4। ठीक, चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, द फार्मूला ऑफ मोहर सॉल्ट इज। ऑप्शन हमारे पास है A K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, B KCl MgCl2 6H2O, C FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 6H2O और D है नन। तो आपको पता है इसका आंसर है C, क्योंकि आप जानते हैं K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O ये पोटाश एलम का फार्मूला है। KCl MgCl2.6H2 ये कार्नेलाइट का फार्मूला है और ये FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O ये जो फार्मूला है ये मोहर सॉल्ट का फार्मूला है। फेरस अमोनियम सल्फेट भी हम इसको बोलते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा C, यानी करेक्ट। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने है, इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K4NiCN4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकिल इज। हमको क्या करना है, इसमें ये जो निकिल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। आप जानते हैं पोटेशियम है, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है 1 और यहाँ CN इसकी वैल्यू क्या होती है -1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा डी है 0, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा B। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे सामने ये वही है K4NiCN4, यही है डियर K4NiCN4। तो पहले हम K4 लिखेंगे, फिर प्लस Na लिखेंगे, फिर प्लस CN4 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है, तो हम आफ्टर द इक्वल टू क्या लिख दिया 0। आपको पता है पोटेशियम की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, हमने 1 लिख दिया। Na की वैल्यू तो फाइंड ही करना है, और CN ये साइनो या साइनाइडो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है -1, ये नेगेटिव लिगेंड है ये, है ना, तो -1 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। ठीक, और पोटेशियम की वैल्यू 1 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव 1 होती है, तो वैल्यू क्या आएगी इसकी +4। अब +4 है ये देखिए -4 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 0। तो यहाँ Na का ऑक्सीडेशन स्टेट या Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा 0, ये देखिए, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा B। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें हम। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 4th, इन NiNH3 4SO4 द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ निकिल इज। ऑप्शन हमारे सामने है A 34, B 35, C 36, D 37। इसका आंसर है 34। अब देखिए इसका आंसर 34 कैसे है।
आप जानते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए फार्मूला आपके पास है, ये देखिए, ये फार्मूला होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल प्लस डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन बाय द लिगेंड। आपको पता है कि हमको निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते, क्योंकि आपको पता है एटॉमिक नंबर निकिल का तो आपको पता है 28 होता है, तो आप लिख देंगे 28, मगर ऑक्सीडेशन नंबर अपन पहले निकाल लेते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन था NiNH3 4SO4, ठीक है, ये देखिए ना क्वेश्चन NiNH3 4SO4, तो हमने Na लिखा, फिर प्लस NH3 का होल 4 कर दिया, फिर प्लस SO4 कर दिया। आपको पता है NH3 यहाँ पर एक न्यूट्रल लिगेंड, हम जानते हैं कि इस NH3 का जो वैल्यू होता है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है ना, तो हमने यहाँ ज़ीरो लिख दिया। अब SO4 की वैल्यू क्या होती है -2, हमने -2 लिख दिया। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या -2, उसको उधर ले जाएंगे आफ्टर द इक्वल टू, तो Na का वैल्यू क्या आ जाएगा +2। तो यहाँ पर जो Na का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है +2। अब हमको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, ये देखिए फार्मूला होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल। आपको पता है निकिल का एटॉमिक नंबर कितना 28 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाला 2, ये 2 लिख दिया हमने। हम जानते हैं एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, किसको, सेंट्रल मेटल आयन को। तो यहाँ लिगेंड कितने हैं, ये देखिए यहाँ लिगेंड कितने हैं, NH3 कितना है 4, यानी लिगेंड कितने यहाँ पर 4 हैं, ठीक है ना, ये देखो ना भाई, यहाँ पर लिगेंड कितने हैं 4, तो इसके डबल क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये डोनेट करेगा, किसको, सेंट्रल मेटल आयन को। तो हमने लिख दिया डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन बाय द लिगेंड, कितने 8, ठीक है। 28 में से 2 गए, कितना बचा 26, 26 में 8 को ऐड कर दो, कितना आ गया 34। तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो आएगा वो कितना आएगा डियर 34। तो ये देखिए 34 हमने ये देखिए लिख रखा है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये देखिए विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शोज 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर देखो Cu से 4 लिगेंड अटैच्ड हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। यहाँ पर भी देखिए Pt से 2 और 2, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 4। यहाँ देखिए CO के साथ En कितने 3, आपको पता है एक En में कितने मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं 2, तो एक En में कितने होते हैं डियर 2 मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं, आप जानते हैं। ये देखिए ये मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ये देखो ये NH2 CH2 CH2 NH2, तो ये क्या है डियर, ये En है। तो आपने देखा एक En में कितने हैं 2 मोनोडेंटेट लिगेंड है ना। तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 है, तो 3 2 जा कितने हो जाएंगे 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। हम चाहे तो अगला ऑप्शन भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर NO2 कितना है 2 और NH3 भी 2, तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका 4, मगर यही C इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसी में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6, 3 2 जा 6, यानी कि आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें डियर, तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है यहाँ पर, ये देखिए among NiCO4 NiCN42 negative NiCl42 negative species the hybridization states of the nickel atom are respectively। तो अपन को बताना है कि इसके अंदर हाइब्रिडेशन क्या है। आप जानते हैं NiCO4 में sp3 होता है, ठीक है, और NiCN42 नेगेटिव में DsP2 होता है, और यहाँ पर Ni के साथ Cl4 है, तो इसमें हाइब्रिडेशन जो होता है वो sp3 होता है, ठीक है। देखो डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर मैं आपको बताऊं, देखिए ये बात क्लियर कर दूं मैं आप लोगों के लिए, आप अच्छे से जानते हैं, ये देखिए कि मान लो किसी सेंट्रल मेटल आयन से 4 लिगेंड अगर अटैच्ड हैं, तो उसमें हाइब्रिडेशन या तो DsP2 होगा या फिर sp3 होगा,
और अगर 6 अटैच्ड हैं तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 होगा या फिर d2sp3 होगा। ठीक, तो अब हमारे पास क्या है, हमने क्या देखा, ये देखिए यहाँ पर 4 4 4, तो यहाँ बात क्लियर हो गई कि हाइब्रिडेशन या तो dsp2 होगा या फिर sp3 होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक, अब इन दोनों में से हमको देखना है, तो आपको मैंने बताया था, ट्रिक याद करो, ट्रिक ये है क्यू पी डी पटनी, ये देखिए इसका मतलब होता है सी यू पी डी पी टी एन आई के साथ अगर 4 लिगेंड अटैच्ड हैं तो वहाँ पर DsP2 हाइब्रिडेशन होगा। ठीक, पहली चीज़। दूसरी बात, इसी में मैंने आपसे कहा था कि अगर मान लो इन मेटल में अगर 4 हेलोजन लग जाएं, ये देखिए, या 6 हेलोजन लग जाएं, तो उस कंडीशन में इसमें हाइब्रिडेशन sp3 होगा और इसमें होगा sp3d2। ठीक है, एक कंडीशन मैंने बताई थी। दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर कार्बोनाइल लिगेंड भी अगर मान लो 4 हो जाए, ठीक है, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3, और अगर 6 हो जाए तो क्या होगा, sp3d2 होगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई आपको? यस। तो चलिए अब देखें यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए CO है यानी कि sp3, यहाँ CN है यानी DsP2, यहाँ हेलोजन आ गया फिर से sp3, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, C, sp3 DsP2। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, sp3, यानी इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा, देखिए sp3 DsP2 sp3, ये ऑप्शन होना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए डियर, देखिए ना, sp3 फिर DsP2 फिर क्या आएगा, sp3, तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा डियर, इसका D होगा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक डियर, आप देख सकते हैं sp3 DsP2 और sp3। ठीक, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए हमारे सामने है, देखो एक बार फिर से क्लियर कर दूं मैं, कन्फ्यूज़न ना हो, NiCO4 में ये देखिए sp3 हाइब्रिडेशन होता है, NiCN4 में यहाँ पर DsP2 होता है, और NiCl4 में यहाँ पर क्या होता है, sp3 होता है। और यहाँ देखिए A B C और D ऑप्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये मैच किससे कर रहा है, ये किससे कर रहा है डियर, D से कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, D होगा। ठीक, चलिए अब हमारे सामने देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम देखें यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 7 है मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 बोर मैग्नेटॉन, BM का मतलब होता है बोर मैग्नेटॉन, इज गिवन बाय। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन है A Cr2 पॉजिटिव, B CO2 पॉजिटिव, Ni2 पॉजिटिव और D Ti3 पॉजिटिव। तो यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए कि Cr का एटॉमिक नंबर 24 होता है, CO का 27 होता है, निकल का 28 होता है और इसका 22 होता है। ठीक है, तो आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और फिर उसमें क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव कर देंगे, इसमें से भी 2 रिमूव कर देना, इसमें से भी 2 रिमूव कर देना, इसमें से भी 2 रिमूव कर देना, तो आप देखेंगे कि इसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक, इसके पास 3 आएंगे, इसके पास 2 आएंगे और इसके पास क्या आएगा डियर, इसके पास 1 अनपेड आएगा। ठीक, क्लियर, इसके पास 4 आएंगे, इसके पास 3 आएंगे, इसके पास 2 आएंगे और इसके पास 1 आएंगे, क्योंकि इजी है तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए आपको ये तो क्लियर हो गया कि ये 4 है, यहाँ 3 है, ये 2 है और ये 1 है। तो पहले मैं कंडीशन बताऊँ आपको, ये देखिए ये म्यू इक्वल टू √n+2 BM बोर मैग्नेटॉन, ये मैग्नेटिक मूवमेंट यानी कि चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फार्मूला है, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फार्मूला है। अब मान लो वहाँ पर एक अनपेड होता है तो यहाँ म्यू की वैल्यू आएगी 1.73, 2 होता है तो 2.84, 3 होता है तो 3.87, 4 होता है तो 4.90 और 5 होता है तो 5.92, ये मैग्नेटिक मोमेंट यानी म्यू की वैल्यू आएगी। ठीक, अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में हमको दिया था
कि 2.82 बोर मैग्नेट्रॉन इनमें से किसका आंसर है, तो इसका आंसर है सी। क्यों? क्योंकि सी में क्या है, 2 अनपेयर्ड है। अब 2 अनपेयर्ड को आप रखकर देखिए कहाँ पर, इस फार्मूले में, ये म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस टू बी एम। यहाँ एन का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे मैंने बताया था 2, तो आप 2 रख दीजिए। ठीक है, रखेंगे तो आपको रूट 8 आएगा, और रूट 8 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर 2.84। ठीक है ना, आप एन की जगह 2 रखो। ठीक है, यहाँ पर भी 2 रख दोगे, 2 + 2 कितना होता है 4, 4 2 = 8, ये देखिए रूट 8, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2.84, तो इसका आंसर आ गया 2.84। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है ये क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स, यानी कि इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो देखिए चलो निकालते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब याद रखना ये जो नीचे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नीचे 2 होता है, तो इसका मतलब होता है पूरे में, यानी यहाँ से लगा कि यहाँ तक मल्टीप्लाई करो। चलो करते हैं, देखिए कैसे, 2CO, 2 2 जा 4, तो 4En हो जाएगा। ये देखिए 2 2 जा 4, तो यहाँ पर Cl भी कितना हो जाएगा 4, और बाहर SO4 एक ही है तो हमने 1 लिख दिया। अब इक्वल टू क्या कराएंगे, 0 कर दिया हमने। अब 2CO को ऐसा कैसे लिखा, आपको पता है En न्यूट्रल लिगेंड, इसकी वैल्यू 0 होती है, तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 0। Cl की वैल्यू -1 होती है, मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा -4। SO4 की -2 होती है तो हमने कर दिया -2, इक्वल टू क्या कर दिया 0। अब देखिए 2CO, इसको करो -6, तो देखो 2CO -6 इक्वल टू 0, -6 को उधर ले जाओ तो 2CO इक्वल टू 6। ठीक है, तो CO इक्वल टू 6/2, यानी आंसर क्या आ गया इसका +3, ये आ गया। ठीक है, कितना आएगा +3। अब इसमें ऑप्शन ढूंढते हैं हम लोग कि इसमें ऑप्शन कौन सा है, तो देखो ना ये बी आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, EDTA कंबाइंस विद कैटायन टू फॉर्म। आपको पता है कि जो बाईडेंटेट और मल्टीडेंटेट लिगेंड जो होते हैं वो हमेशा क्या बनाते हैं, कीलेट बनाते हैं। ये मैंने आपको बताया था। बाईडेंटेट में क्या आता है, En आता है, फिर क्या आता है C2O4 2 नेगेटिव आता है, फिर कौन आता है बाईडेंटेट में, EDTA आता है ना, ये कौन है हेक्साडेंटेट है। ठीक, तो ये सब क्या बनाते हैं, कीलेट बनाते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, EDTA कंबाइंस विद कैटायन टू फॉर्म, तो आंसर क्या आएगा कीलेट, ये लीजिए, ये ऑप्शन आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम। ये क्वेश्चन है, अपन को बताना है इसका आंसर क्या है, इसमें कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए ये क्वेश्चन हमने इस तरह लिख लिया, ये देखिए 10 नंबर, CONH3 कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर Cl2। तो आपको पता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर चाहे इधर हो पॉजिटिव आयन, चाहे इधर हो नेगेटिव आयन, इनको हम लोग बोलते हैं काउंटर आयंस, और यही क्या होते हैं, आयोनाइज होते हैं। तो चलो आयोनाइज कर लो, तो ये 2Cl नेगेटिव हो जाएगा और बाकी ये 2 पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। तो इसको पूरे को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, 1 आयन। ठीक है, और ये कितने हो गए 2, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो आयंस कितने हो गए डियर यहाँ पर 3, तो आंसर क्या आया इसका 3, ये देखिए। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स अब हम नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 11, द एग्जाम्पल ऑफ DsP2 हाइब्रिडाइजेशन इज। देखिए FeCN6 3 नेगेटिव पहला ऑप्शन, सेकेंड है NiCl4 2 नेगेटिव, थर्ड है ZnNH3 4 2 पॉजिटिव, और डी ऑप्शन में है NiCN4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये देखिए यहाँ देखिए आप जरा ध्यान से, आपको नज़र आ रहा होगा कि 4 लिगेंड अगर अटैच्ड हैं तो ऑप्शन होगा इसका DsP2 या sp3। 6 लिगेंड अटैच्ड हैं तो sp3d2 या d2sp3। तो हमें तो DsP2 को फाइंड करना है। ठीक है, तो आप एक बात जान गए कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें 6 लिगेंड अटैच्ड हैं, तो इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन है, d2sp3। फिर हम आ गए यहाँ पर NiCl4 2 नेगेटिव में, आपको पता है निकिल के साथ 4 हेलोजन है तो इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp3, यानी ये भी ऑप्शन नहीं है। फिर ये ZnNH3 4 2 पॉजिटिव और NiCN4 2 नेगेटिव, 2 ऑप्शन बचे हैं। तो आप क्या करोगे, आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है Cn और निकिल के साथ अटैच्ड है, तो इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, DsP2, किस में होगा, D में। ठीक है,
क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ये देखिए ये ट्रिक, QPD पटनी, CuPD PT Na के साथ अगर 4 लिगेंड है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, DsP2। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर, ये DsP2। अब आप सोच रहे होंगे ये ZnNH3 4 2 पॉजिटिव, तो याद रखिए इसमें sp3 हाइब्रिडेशन होगा। अब आप सोचेंगे sp3 कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर CuPD PT Ni के साथ अगर 4 लिगेंड अटैच्ड है तो DsP2 होगा, और अगर ये मेटल नहीं है, किसी और अदर मेटल के साथ अगर 4 लिगेंड अटैच्ड है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा डियर, वहाँ पर sp3 होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ कौन सा मेटल है, Zn, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, मतलब हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp3 है ना, इसलिए ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, तो होगा तो क्या होगा, ई होगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 12, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड हैज़ लोएस्ट डेल वैल्यू। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। हमको बताना है इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड हैज़ लोएस्ट CFAC वैल्यू। तो इसका आंसर आएगा हेलोजन। अब आप सोच रहे होंगे इसका आंसर हेलोजन क्यों आएगा, तो देखिए डियर स्टूडेंट मैं बताता हूँ क्यों आएगा, आप बहुत अच्छे से जानते हो। ये देखिए आपके पास, ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFAC, इसी को हम लोग बोलते हैं डेल, ऑक्टाडेल के लिए डेल नॉट लगाते हैं, ठीक है। हिंदी में कहते हैं इसको क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो वीक फील्ड लिगेंड से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरफ CFAC की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और वीक लिगेंड के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब आप देखिए सबसे पहले क्या आता है, हेलोजन आता है IBrClF, फिर OH C2O42 नेगेटिव H2 EDTA C5H5N NH3En NO2 CN और CO। तो ये वीक लिगेंड है यहाँ पर, वीक फील्ड लिगेंड, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्योंकि हम जब इधर से इधर जाते हैं तो CFAC की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, क्वेश्चन में उन्होंने हमसे कहा है, ये देखिए, ये देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड हैज़ लोएस्ट डेल वैल्यू, यानी CFAC की वैल्यू किस में सबसे कम है, तो सबको पता है किसकी कम है, हेलोजन की, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ये। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब हम नंबर 13 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डियर। ये देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, ये देखो 13 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है डियर। ये देखिए यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर हाई स्पिन D फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज, ठीक है। तो याद रखिएगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर हाई स्पिन D फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, हिंदी अगर मैं बोलूँ तो उच्च चक्रण संकुल में जो अष्टफल की संकुल है, ठीक है, और जिसमें D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, ठीक है। तो उसकी स्टेबलाइजेशन, उसकी स्थायीकरण ऊर्जा क्या होगी, उसकी क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, अष्टफल की संकुल में जो उच्च चक्रण होता है उसके D4 इलेक्ट्रॉन की क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। तो मैं ऑप्शन इसका बता रहा हूँ यहाँ पर, A -1.2, B -0.6, C -1.6, D -1.8। तो डियर पहले मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूँ, देखिए फॉर हाई स्पिन, हाई स्पिन का मतलब होता है फॉर वीक फील्ड लिगेंड के लिए। याद रखिएगा जब भी वो फॉर हाई स्पिन बोलता है आपसे, ठीक है, इसका मतलब होता है फॉर वीक फील्ड लिगेंड, यानी कि उच्च चक्रण में क्या होगा, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, D4 कंडीशन दी थी, यानी D4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले T2G लिखोगे, फिर ऊपर क्या लिखोगे, EG। T2G में 3 ऑर्बिटल होते हैं, EG में क्या होता है, 2 ऑर्बिटल होता है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। तो आप जानते हैं कि जब भी हाई स्पिन की बात हो या फिर वीक फील्ड लिगेंड हो, तो जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम कैसे करते हैं, पहले सिंगल सिंगल करेंगे, यानी कि 1 1 1 फिर ऊपर 1, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ऐसे करते हैं हम लोग, ये किसके लिए करते हैं, वीक फील्ड लिगेंड के लिए। तो ये D4 इलेक्ट्रॉनों को हमने किस तरह भरा, 1 1 1 फिर ऊपर 1, यानी कि पेयरिंग हमने नहीं की यहाँ पर,
हमने 1 1 करके फिर हम कहाँ गए, ऊपर। ठीक, अब CFEAC एनर्जी निकालने के लिए ना, CFAC को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है, क्या होता है, -0.4x प्लस 0.6y और डेल नॉट। यहाँ पर x क्या है, T2G में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो x है, y क्या है, EG में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो y है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है T2G में, 3, तो इसको कहा जाएगा x। तो हमने x की जगह यहाँ पर ब्रैकेट में 3 लिख दिया। अब देखो EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो y की जगह 1 लिखेंगे, तो हमने इसको ब्रैकेट में क्या लिख दिया, 0.6 के ब्रैकेट के बाहर 1 लिख दिया। ठीक है, अब ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1.2, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6 ही रह जाएगा। अब -1.2 में से प्लस 0.6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -0.6 इसका वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए ये इसका ऑप्शन आ जाएगा ये। ठीक, अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि सर अगर मान लो यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर लो स्पिन के लिए आ जाता, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए आ जाता, इलेक्ट्रॉन सेम ऐसे कैसे ही रहते, तो कैसे करते, तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए डियर, कंडीशन चेंज कर दी हमने। हमने अब पहले आपको पता था हाई स्पिन की बात थी, ये देखिए, तो अब हमने किसकी बात की, लो स्पिन की। हाई स्पिन में क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, मगर लो स्पिन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन तो वो D4 ही हैं जो पहले थे, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन को भरने का जो तरीका है थोड़ा अलग होता है। कैसे कि जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं उनको कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखना आप, 1 1 1 फिर पेयर कर देंगे ऐसे, क्योंकि आपको पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या, जब तक पूरी तरह से पेयर्ड नहीं हो जाएंगे तब तक हम ऊपर नहीं जाते हैं। और वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है कि सबसे पहले हम सिंगल सिंगल करके फिर ऊपर भी सिंगल सिंगल करते हैं, फिर बाद में पेयरिंग करते हैं। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, आपके पास फार्मूला है ही ये, ठीक है। एक्स की जगह पर T2G में इलेक्ट्रॉन कितने, 3, आप माफ़ करना यहाँ 4 है, 1 2 3 4, सॉरी ये 4 है यहाँ पर, तो आपने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आप ऊपर देख सकते हैं एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो y की जगह हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब 4 से क्या करो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, -1.6, और ये 0 का 0 रहेगा, तो आंसर क्या आएगा इसका, -1.6। तो अब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात आती तो इसका ऑप्शन क्या आता, ये आता। ठीक डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, थैंक यू।